Right. Assalamu alaikum Rida Yazdani. You were going to bring वालेकुम others. अस्सलाम। You were going to bring others और तुम खुद गायब होगी मेरे बेटा। सर कल आप मुझे क्लास में नहीं आने दे रहे थे। अच्छा जी, कल तो चले मैं मान लेता हूँ शायद मेरे से गलती होगी, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहीं होंगी आधे घंटे बाद। राइट। नहीं लेकिन सर। हाँ, वीडियो लगा दी है बेटे, वीडियोस देखते रहें और सब अपने दोस्तों को कम से कम ज़बरदस्ती वीडियोस दिखाती रहें। ठीक है, काइंडली डू दैट। ठीक जी है, सर। आज बहुत ओके। इंपॉर्टेंट यूनिट हम कर रहे हैं, यूनिट 3। तो केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और कल बिफोर अगर आज हो गया तो आज ही, वरना मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा छूट जाएगा। कल हम जो है इसको कंप्लीट करके केन्जियन एंड मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट के व्यू पॉइंट्स का डिफरेंस देखेंगे, एक तो स्लाइड्स के थ्रू, और इंशाल्लाह ताला आपका वो कॉन्सेप्ट भी आसान सा है, क्लियर हो जाएगा। राइट जी, सो वी आर ऑन A2 के नोट्स, और ये वाला पहला मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर यहाँ से होगा। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो मैं पूरा डिटेल में रिवाइज नहीं करवाऊंगा, यू डोंट हैव टू क्रिएट एसेज, बेसिक चीज़ें करवाता जा रहा हूँ आपको, ताकि एमसीक्यूज की कैलकुलेशंस ये चीज़ें आपको गड़बड़ ना करें। ये हो गया था फिलिप्स का भी, ये सब रिवाइज कर लिया था हमने हृदा, अगर आप देखना चाहें पिछली वीडियोस में सब है। केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 4 सेक्टर्स होते हैं एक ओपन इकोनॉमी के, फुली ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट के, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, बेसिकली वही सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस इम्पोर्ट्स। विड्रॉल्स और इंजेक्शन समझ लें, हाउस होल्ड्स कंजम्पशन का इंजेक्शन डालते हैं, लेकिन उसको हम सेपरेट इंजेक्शन बाद में नहीं मानेंगे, वो जनरेट करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन अ कंट्री। सेविंग का विड्रॉल करते हैं वो। फर्म्स इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन देती हैं, गवर्नमेंट आए तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन देती है, और टैक्सेस का विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एक इंजेक्शन है, इंपोर्ट्स विड्रॉल है, मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। सबको समझ आ गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट? ओके जी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, टू सेक्टर, नो गवर्नमेंट, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड मीन्स नो इंटरनेशनल ट्रेड, नो गवर्नमेंट मीन्स जस्ट हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो इंजेक्शन बच गए आई, सी को इग्नोर करें, वो इनिशियल है, विड्रॉल आ गई, लीकेज आ गई, एस। तो अगर इस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, यानी जितना इंजेक्ट हो रहा है उतना विड्रॉ हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। लेकिन अगर इंजेक्शन ज़्यादा है या सेविंग ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या सेविंग ज़्यादा है, तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। 3 सेक्टर क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, अब गवर्नमेंट आ गई, इंजेक्शन आ गए, आई प्लस जी, ब्रैकेट में मैंने कंजम्पशन कर दी, जो कि इनिशियल इंजेक्शन था उसको सेपरेट नहीं ट्रीट करते। विड्रॉल्स हो गए सेविंग्स प्लस गवर्नमेंट के आने की वजह से टैक्सेस। इसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग बराबर हैं सेविंग एंड टैक्सेस के, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, वरना डिसइक्विलिब्रियम है। 3 सेक्टर ओपन इकोनॉमी, ये इसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी है, गवर्नमेंट नहीं है अलबत्ता, तो इंटरनेशनल ट्रेड के आने से इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन आ गया, और सेविंग प्लस इंपोर्ट्स के विड्रॉल। 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी जो सारी दुनिया है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, आई इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स के इंजेक्शन, और एस टी एम सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स के विड्रॉल। अगर इंजेक्शन विड्रॉल के बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम है, वरना डिसइक्विलिब्रियम है। ये है सर्कुलर फ्लो का मॉडल, इसको जल्दी से देख लेते हैं ताकि आइंदा चीज़ों में आसानी हो। ये देखिएगा सर्कुलर, ओह अच्छा, सर्कुलर फ्लो का मॉडल ये क्या शो कर रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए। देखो पहले मैं कर रहा हूँ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज देते हैं, घरों से ही लोग लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज लेके जाते हैं। उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स उनको रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देती हैं। हाउस होल्ड्स वो पैसा कंजम्पशन ऑफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करती हैं, वापस फर्म्स के पास जाता है, वो रिवॉर्ड देते हैं। अगर ऐसा रहे तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एक विड्रॉल आ जाता है सेविंग का हाउस होल्ड की तरफ से, जो बैंक्स के थ्रू चैनल होके इन्वेस्टमेंट बन जाती है फर्म्स को। तो अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हैं, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम। ये है जी टू सेक्टर क्लोज्ड। कोई कंफ्यूजन? मैं स्क्रीन बंद करके थोड़ी देर बाद पूछूंगा आप सबको, ये टाइप ऑफ इकोनॉमीज, इंजेक्शंस, विड्रॉल्स आने चाहिए, सो प्लीज आस्क राइट नाउ। अब हमने 3 सेक्टर क्लोज्ड किया, यानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, एक विड्रॉल टैक्सेस का और आ गया, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आ गया,
तो अब अगर सेविंग एंड टैक्सेस आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, वरना डिसइक्विलिब्रियम। फिर चौथा सेक्टर ओपन इकोनॉमी हमने फोर्थ सेक्टर कर दी है, इंपोर्ट्स का विड्रॉल, एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन। अब अगर इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स यानी इंजेक्शंस आर इक्वल टू सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, वरना डिसइक्विलिब्रियम। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, IGX फॉर इंजेक्शंस, STM फॉर इंपोर्ट्स। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें जो हैं आपको इतनी डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ एक दो चीज़ें इसमें आपको बता दूं। नेट सेविंग्स हम काउंट करते हैं सेविंग्स में, यानी सेविंग माइनस बोरोइंग या डिस सेविंग। डिस सेविंग मीन्स टेकिंग आउट ऑफ पास्ट सेविंग, क्योंकि वो वापस इंजेक्ट हो गया इकोनॉमी, तो सेविंग हम नेट वाली लेते हैं। टैक्सेस भी हम नेट लेते हैं, यानी टैक्सेस माइनस ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, विड्रॉ हुआ, गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट दे दिया, पेंशनर्स को बेनिफिट दे दिया, तो वो वापस इंजेक्ट होता है, तो टैक्सेस में से ट्रांसफर पेमेंट निकाल देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह, टू गेट नेट टैक्सेस एक्चुअल विड्रॉल। राइट जी। अब नेशनल इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में कैसे जाती है और डिसइक्विलिब्रियम से वापस इक्विलिब्रियम में कैसे आती है, बहुत जल्दी से बोल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम क्या है जी, इंजेक्शंस विड्रॉल्स के बराबर हो, I प्लस G प्लस एक्स आर इक्वल टू S प्लस T प्लस M। अगर किसी वजह से डिसइक्विलिब्रियम है, यानी इंजेक्शन J बोलते हैं इंजेक्शन को, W विड्रॉल को, J इज ग्रेटर देन W, इंजेक्शन ज्यादा है तो नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इनकम प्रॉफिट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब उसके रिजल्ट में लोग सेव भी ज्यादा करेंगे, टैक्स भी ज्यादा देंगे और इंपोर्ट्स भी ज्यादा करेंगे, तो विड्रॉल्स बढ़ेंगी इसकी वजह से, हत्ता कि वापस इंजेक्शन विड्रॉल के बराबर। किसी को यहाँ प्रॉब्लम? उल्टी साइड पे अगर विड्रॉल ज्यादा है इंजेक्शन से, एग्रीगेट डिमांड गिरती है, इनकम्स प्रॉफिट्स एम्प्लॉयमेंट गिरती है, लोग सेव कम कर पाते हैं, टैक्स अब कम देना है, इनकम्स ही कम है, इंपोर्ट्स कम, क्योंकि इनकम इलास्टिक डिमांड होती है इंपोर्ट्स की। तो अब क्या होगा, विड्रॉल्स गिरेंगे, हत्ता के इंजेक्शंस आर बैक टू W बराबर हो गया J&W, बैक टू इक्विलिब्रियम। अब मेरे बच्चों मैं स्क्रीन हाइड करके आपसे जल्दी से पूछ रहा हूँ, आपके नाम देख देख के वन बाय वन इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे। ओहो स्क्रीन तो मेरी हाइड हुई नहीं, अच्छा चले यूं हाइड होगी जी। फिजा, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, कौन कौन से सेक्टर हैं, क्या विड्रॉल क्या इंजेक्शन? फिजा भी पढ़ के आए, जल्दी से बता दो। टू सेक्टर क्लोज्ड मींस नो इंटरनेशनल ट्रेड एंड नो गवर्नमेंट, तो कौन से इंजेक्शन कौन से विड्रॉल उसमें होते हैं? फिजा यू देयर? जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप चुप कर जाते हो। जी सर मैं इधर ही हूँ। बता दो। हाउस होल्ड एंड फर्म्स दो सेक्टर है, हाँ फर्म्स क्या इंजेक्शन देती हैं? अब्दुल्ला बाबर बता दो मेरा बेटा। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, एक इंजेक्शन है एक विड्रॉल है, नाम बता देंगे? इन्वेस्टमेंट करती है फर्म्स। इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन है, और विड्रॉल कौन सा है? हाउस होल्ड क्या कर लेते हैं? रिपोर्ट करते हैं सर। नहीं, टू सेक्टर क्लोज्ड है बेटे, ना इंपोर्ट है ना गवर्नमेंट है, बताओ। सेविंग करते हैं, यस। सो अगर आई इज इक्वल टू एस फिजा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, वरना डिसइक्विलिब्रियम। अब फिजा समझ आ गया मेरा बेटा? जी सर। शाबाश। इंशाल हमें बताएं, थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है, कौन से इंजेक्शन कौन से विड्रॉल? सर थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है वो सिर्फ हाउस होल्ड्स फर्म्स और गवर्नमेंट्स के लिए होती है। उसमें विड्रॉल जो होती है वो सेविंग होती है और इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट होती है। विड्रॉल दूसरी और कौन सी है? सेविंग्स प्लस टैक्सेस, और इंजेक्शन कौन कौन से हैं? इंजेक्शन जो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई प्लस जी, आई प्लस जी बोला करें। फिजा समझ आ रहा है मेरा बेटा? जी सर। शाबाश। इल्सा आप बता दें, थ्री सेक्टर ओपन इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर रह गए और क्या इंजेक्शंस हैं क्या विड्रॉल्स हैं? टेक योर टाइम। सर हाउसहोल्ड फर्म्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। वेरी गुड। इंजेक्शंस कौन से हैं? सो इसमें इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स वेरी आई प्लस गुड। एक्स एंड विड्रॉल्स आ जाते हैं एस प्लस एम। सेविंग्स प्लस इंपोर्ट्स, वेरी गुड। रिदा यजदानी, फुल फ्लेज फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी, बता दो सारा कुछ।
है इसमें हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट और इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड होता है और इसमें इंजेक्शंस कंजम्पशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन नहीं, और वो इनिशियल है, आई प्लस अच्छा जी प्लस या और एक्सपोर्ट्स की होती है हाँ आई प्लस जी और प्लस एक्स। और जो आउटफ्लो होता विड्रॉल्स है हैं, वो इम्पोर्ट्स का सेविंग्स एंड गवर्नमेंट इम्पोर्ट सेविंग्स गवर्नमेंट क्या लेती एंड है? इम्पोर्ट एंड टैक्सेस टैक्सेस, एस प्लस टी प्लस एम। तो अब आई जी एक्स एस टी एम, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिजा हसन एक बार फिर पूछ लूं बेटे, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, कौन से सेक्टर्स हैं और क्या इंजेक्शन क्या विड्रॉल? सर हाउस होल्ड एंड फर्म्स होते हैं शाबाश। और हाउस होल्ड्स सेव करते हैं और इंजेक्शन कौन सा है? शाबाश, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, नाउ यू गॉट इट, शाबाश। फिजा, खिजर, इब्राहिम, अब्दुल्ला, किसी को प्रॉब्लम हो पूछना है मजीद या आगे चलूं? नहीं पूछना। खिजर, अगर हमारे इंजेक्शंस जे विड्रॉल से डब्ल्यू से ज्यादा हैं तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ता है? इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम से वापस इक्विलिब्रियम पे कैसे आती है बेटे? सर जब इंजेक्शन जो है वो विड्रॉल से ज्यादा हो तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो बढ़ती है वेरी गुड। उसकी वजह से जो है बेसिकली शॉर्टेज आ जाएगी नहीं नहीं, इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, हमने इंजेक्शंस लाने ना वापस। या सर आगे बोलिए बोले बोले, चलिए मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। इंजेक्शंस अगर विड्रॉल से ज्यादा हैं तो क्या होगा मेरा बेटा? एक एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और एज अ रिजल्ट इनकम्स, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब लोग टैक्सेस भी ज्यादा देंगे, सेव भी ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट्स भी ज्यादा, विड्रॉल्स बढ़ेंगी वापस इक्वल टू इंजेक्शंस। क्लियर खिजर? एक बार बता दो, इफ इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन विड्रॉल्स, हाउ डज इकोनॉमी रिटर्न टू इक्विलिब्रियम? सर बेसिकली एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी जिसकी वजह से लोग जो है वो इनकम टैक्सेस वगैरह ज्यादा देंगे तो उस तरह जो है वो इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएगा सेविंग ज्यादा होगी, इंपोर्ट्स, तीनों विड्रॉल्स बतानी है, हत्ता कि जे विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। आखिरी चीज इब्राहिम, अगर विड्रॉल ज्यादा है इंजेक्शन से तो इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है, कैसे वापस इक्विलिब्रियम में आती है? So, 84 के टेक्निक के प्रॉफिट एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स फॉल करते हैं बहुत और अच्छे। जिसकी वजह से लोग सेविंग्स कम करेंगे टैक्सेस कम देंगे और इंपोर्ट्स बहुत कम, कम तो विड्रॉल्स तो गिरेंगी उसके हत्ता के, शाबाश ये शाबाश इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्विलिब्रियम में आ जाएगा शाबाश, वेरी गुड, विड्रॉल लवली, बहुत अच्छा बोला है। ये सबको क्लियर हो गया मेरे बेटे? किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे रोको। I'm just pausing my mic for a second. I have to send a student a voice note as well. बेटे, बेटे, मैंने स्टिंग ले आ दिया बेटा। अच्छा जी, आई एम बैक, लेट्स मूव ऑन नाउ। उसके बाद हम वापस नोट्स पे जा रहे हैं। अब बेटे ये प्रोपेंसिटीज वगैरह अच्छे समझ लीजिएगा, इनकी कैलकुलेशन आती है और आज इंशाल ने भी क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा था, उसमें गलती थी, अच्छे अच्छे बच्चों से गलती हुई थी, तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट, ऑटोनमस वर्सेस इंड्यूस्ड। ऑटोनमस इंजेक्शंस या विड्रॉल्स वो हैं जिनका नेशनल इनकम से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा जीडीपी बढ़े गिरे उन पे कोई असर नहीं आता। जबकि इंड्यूस्ड इंजेक्शंस या विड्रॉल्स वो हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम बढ़े तो वो ज़्यादा होते हैं, नेशनल इनकम गिरे तो वो कम होते हैं। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ऑटोनमस सारे इंजेक्शंस हैं। एक्सपोर्ट्स, इनका हमारी नेशनल इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, हमेशा लेबल देखा करें, जे है वाई एक्सिस पे यानी इंजेक्शंस, वाई डी नेशनल इनकम, वाई इनकम डिस्पोजेबल हमारी है एक्स एक्सिस पे। एक्सपोर्ट्स का देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, नेशनल इनकम बढ़े या कम हो उससे कोई फर्क नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक फॉरेनर्स की नेशनल इनकम से, वो हमारी एक्सपोर्ट्स खरीदते हैं। इंपोर्ट्स अलबत्ता राइट साइड पे देखो इंड्यूस्ड है, जब नेशनल इनकम जीरो थी कोई इंपोर्ट नहीं हो रही थी, नेशनल इनकम बढ़ती गई इंपोर्ट्स ज़्यादा होती गई। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम? ऑटोनमस ऑटोमेटिक हैं, विड्रॉल्स या इंजेक्शन जिसका कोई ताल्लुक नेशनल इनकम से नहीं, और इंड्यूस जिनका नेशनल इनकम से ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक है। वैसे इन जनरल सारे इंजेक्शंस मोस्टली ऑटोनमस हैं, सारी विड्रॉल्स मोस्टली इंड्यूस्ड हैं। अब बेटे हम आ रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटीज।
इनको प्लीज समझ लें और कैलकुलेट करना सीख लें। व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी? एडिशनल इनकम का टेंडेंसी, फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज यूज्ड टू, अगर एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज यूज्ड टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। हर एडिशनल डॉलर का लोग कितना कंजम्पशन पे लगा रहे हैं। मार्जिनल एडिशनल प्रोपेंसिटी टेंडेंसी कंज्यूम सी। इसका फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। एक बंदा अपनी एडिशनल इनकम $1000 में से अगर एडिशनल 800 पाउंड खर्च कर रहा है तो 800 चेंज इन कंजम्पशन और 1000 चेंज इन इनकम 0.8, यानी हर डॉलर का 80 सेंट 0.8 वो कंज्यूम करेगा। समझ आ गया बेटे कैसे कैलकुलेशन हुई? उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, एमपीसी का चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। फिर एमपीएस एडिशनल इनकम का कितना आप सेव करते हैं, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। इनकम हमारी $1000 बढ़ी, 200 सेव कर दिया। मुझे बता देंगे लेट्स से कौन बच्चा है, ओके, मुझे बता देंगे अब्दुल्ला बाबर कि हमारी इनकम बढ़ी है 1000 पाउंड और सेविंग उसका 200 है। तो व्हाट इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? 200 over 1000, 0.2। वेल डन माय बॉय। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एमपीटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन। एडिशनल इनकम का गवर्नमेंट हमसे कितना टैक्स ले रही है। अगर गवर्नमेंट एडिशनल 1000 पाउंड का 100 पाउंड टैक्स में ले रही है तो 1000 over 100.1। अब आपको तीनों मार्जिनल प्रोपेंसिटी समझा दी मैंने। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एडिशनल इनकम का कितना हम कंज्यूम करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। चेंज हर स्टेप पे देखना है, टोटल नहीं करनी। टोटल करोगे तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम बन जाएगी। अगर टोटल इनकम $5000 थी और बंदा $4000 कंज्यूम कर रहा है तो 4000 ओवर 5, यानी कंजम्पशन ओवर इनकम 0.8 आंसर आएगा। वो उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम है। हाँ, एडिशनल जो है हम चेंज कैलकुलेट करते हैं। एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल इनकम का कितना सेव करते हैं, चेंज इन इनकम ओवर चेंज, सॉरी चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम, हमेशा इनकम नीचे आएगा। एमपीटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्सेशन, चेंज इन टैक्स ओवर चेंज इन इनकम। इंपोर्ट आखिरी रहेगी, सॉरी, चेंज इन इंपोर्ट्स ओवर चेंज इन इनकम। तीनों को जमा कर दें फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी में, एमपीएस प्लस एमपीटी प्लस एमपीएम, ये बन जाएगा एमपीडब्ल्यू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ। हर एडिशनल डॉलर का कितना विड्रॉ हो जाता है इकोनॉमी से। अब मैं आप लोगों से कुछ थोड़े से क्वेश्चन और तरह के पूछ रहा हूँ। इब्राहिम, $1 में से 0.2 सेव हो रहा है, 0.1 टैक्सेस पे जा रहा है और 0.1 इंपोर्ट पे जा रहा है। इस कंट्री की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ बताओ कितनी है, और फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है। एक ही डॉलर में कंजम्पशन है, एक ही डॉलर में विड्रॉल। एमपीएस 0.2, एमपीटी 0.1, एमपीएम 0.1। कितना विड्रॉ हो रहा है? व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ? 0.4। $1 में से 0.4 विड्रॉ हो गया है। कंजम्पशन कितनी हो रही है? एमपीसी कितना है? 0.6, 1 माइनस एमपीडब्ल्यू। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? इंशाल क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, ठीक है। एमपीएस इज 0.2। व्हाट इज एमपीसी? क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। एमपीएस इज 0.2। व्हाट इज एमपीसी? 0.8, क्योंकि एक ही विड्रॉल है, एक ही इंजेक्शन है। वो विड्रॉल आपने निकाल ली, आपका आंसर। इंशाल्लाह समझ आया? आप थोड़ा कंफ्यूज थे? नहीं सर, माइक ऑन करने में टाइम अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इकोनॉमीज के हिसाब से। कंजम्पशन फंक्शन ये समझिए, इट इज हाउ कंजम्पशन चेंजेस विद चेंजेस इन नेशनल इनकम। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन। सी ओ क्या है ये समझें, ऑटोनमस कंजम्पशन, जो लाजमी आपने सब स्पेंड करनी है सर्वाइव करने पे, नेसेसिटीज, फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, ठीक है। एमपीसी ऑफ प्लस एमपीसी ऑफ वाई,
फिर एडिशनल इनकम का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है। एग्जाम्पल दे दूं या समझ आ गया? ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन का हम देखते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हर सूरत में उसने खर्च करना है नेसेसिटीज पे, वो स्ट्रेट लाइन सीओ है। और इंड्यूस्ड जीरो से स्टार्ट हुई इनकम और उसने खर्चा करना शुरू कर दिया, एमपीसी उसकी शेप होगी। और असल कर्व कंजम्पशन फंक्शन का जीरो से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, ए से, क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन थी, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट वाला सीन होता है, उसमें फिर एमपीसी शामिल हुई, तो ये हमारी इंड्यूस्ड कंजम्पशन वाला हिस्सा बन गया। क्लियर मेरे बच्चों? अब इसके शिफ्टर्स देख लो, ये ऊपर भी शिफ्ट होता है, नीचे भी, और इसकी एमपीसी चेंज होने से शेप भी चेंज होती है। अगर एमपीसी बढ़े तो ज्यादा स्टीप हो जाता है, स्टीप, और अगर एमपीसी कम हो तो ज्यादा फ्लैट हो जाता है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, अमीर की एमपीसी कम होती है, अमीर की ऑलरेडी सारी लग्जरीज पूरी हैं, एडिशनल इनकम का वो ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा, सेव कर देगा। अमीर की एमपीसी कम होती है, गरीब की एमपीसी ज्यादा होती है, इनकम उसकी बढ़े वो सारी स्पेंड कर देगा, मेजॉरिटी ऑफ इट, बिकॉज ही हैज सो मेनी डिजायर्स। जबकि एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अमीर की ज्यादा, गरीब की कम। ठीक हो गया? अब जी कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट कैसे होता है? अगर नेशनल इनकम में चेंज आए तो ऑन द कर्व मूवमेंट, जस्ट लाइक प्राइस चेंज कॉजेज डिमांड पर मूवमेंट, ये इंटरनल इंटरनल फैक्टर है। अलबत्ता वेल्थ बढ़े ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इनकम से ऑन द कर्व, डायरेक्ट टैक्सेस कम हो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्फिडेंस बढ़े ऊपर शिफ्ट, पॉपुलेशन बढ़े ऊपर शिफ्ट, एंड वाइस वर्सा। ये सबको समझ आ रही है या मजीद पूछ लूं? 45 डिग्री लाइन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें। वाई एक्सेस पे कंजम्पशन का सी लिखा हुआ है, एक्स एक्सेस पे वाई डी यानी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है। जीरो से निकला हुआ हर कर्व कर्व दो हाफ में डिवाइड कर होता है, 45 डिग्री लाइन होती है। यहाँ पे हर पॉइंट पे दो वेरिएबल्स जो लिखे हुए हैं सी एंड वाई बराबर होंगे, कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम। अब हमने असल कंजम्पशन फंक्शन लगाया, सी इज इक्वल टू सी जीरो प्लस एमपीसी ऑफ वाई डी। जितनी देर कंजम्पशन ज़्यादा थी 45 डिग्री लाइन यानी इनकम से, तो डिस सेविंग हो रही है, बंदा अपने बैंक अकाउंट से निकाल निकाल के या बोरो करके गुजारा कर रहा है। वाई जीरो पे ब्रेक इवन है, दोनों बराबर हो गए। और उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन नीचे है, इनकम की लाइन 45 डिग्री लाइन ऊपर है, अब वो सेविंग शुरू कर दी उसने। समझ आ गया बेटे कैसे ये डेवलप हुआ है? ओके, सेविंग क्या है जी? सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम बढ़े सेविंग बढ़ती है। इसका जो सेविंग फंक्शन है वो है एस इज इक्वल टू माइनस एस जीरो, वही ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी डिस सेविंग, प्लस एमपीएस ऑफ इनकम, एडिशनल इनकम का कितना वो सेव कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एस इज सेविंग माइनस एस जीरो इज डिस सेविंग, स्पेंडिंग टू बी मेड इवन विद नो इनकम। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू सेव, एंड वाई में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा सेविंग फंक्शन बनता जाएगा। इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। नीचे ऊपर वही कंजम्पशन फंक्शन लगाया था 45 डिग्री लाइन, जितनी देर कंजम्पशन फंक्शन ऊपर था 45 डिग्री लाइन के, डिस सेविंग हो रही थी, तो नीचे देखो जीरो से नीचे से सेविंग फंक्शन स्टार्ट होगा। वाई जीरो पे ब्रेक इवन था, बराबर हो गया। उसके बाद इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन फंक्शन नीचे है, सेविंग स्टार्ट होगी तो सेविंग की लाइन ऊपर आ जाएगी। हमेशा सेविंग फंक्शन जीरो से स्टार्ट होता है और इसकी स्लोप एमपीएस होती है। एस माइनस एस जीरो इसको यहाँ तक लेके आ रही है जितना नीचे है ये, जो हर सूरत में नेसेसिटीज पे भी स्पेंड करना है, डिस सेविंग। बच्चों क्लियर या थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? सर तो एमसीक्यूज हमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि डिस सेविंग और सेविंग नहीं, कहाँ से मैं कहाँ तक एमसीक्यूज का होती है? थोड़ा आपको करवाऊंगा, वो थोड़े इस तरह भी आते हैं, शिफ्ट इनके शिफ्ट पूछ लेता है, लेकिन डिफरेंट भी आते हैं। मैं आपको वो साथ साथ करवा रहा हूँ ना पेपर्स, तो आपको इस पे चैप्टर के बाद इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अब देखो सेविंग का फंक्शन ये बन गया। अब थोड़ा सा देखें, ये ऑटोनमस नहीं है, इंड्यूस्ड है। जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है सेविंग साथ साथ बढ़ती है। अगर नेशनल इनकम में चेंज आए तो ये ऑन द कर्व मूवमेंट होगी। अलबत्ता एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सोजेनस फैक्टर्स चेंज हो तो ये शिफ्ट होगा। वो क्या, और अगर इंड्यूस शिफ्ट क्या है? अगर एमपीएस चेंज हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर गरीब के पास पैसा आया एस जीरो से एस वन पे जाएंगे, पिवटल शिफ्ट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सेव कर देगा। अमीर के पास आया वो ज़्यादा सेव कर देगा अपनी एडिशनल इनकम का, और गरीब के पास आया ज़्यादा स्पेंड करेगा, एमपीएस नीचे जाएगी, एस जीरो से एस टू पे आएंगे।
ये क्वेश्चन आते हैं। और फिर शिफ्ट की रीजंस क्या हैं जी? सोशल एटीट्यूड, जापानीज का कल्चर है सेविंग का, चाइनीज का 1/4 ऑफ देयर इनकम सेव कर देते हैं, हम लोग भी काफ़ी सेव करते हैं, वेस्टर्नर्स इतना सेव नहीं करते। तो डिपेंडिंग ऑन कल्चर ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, ऊपर मीन्स ज़्यादा, नीचे मीन्स कम। अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग स्कीम्स, अगर अच्छी सेविंग स्कीम्स अवेलेबल हैं सेविंग फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अच्छी क्रेडिट स्कीम्स अवेलेबल हैं तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट जी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, आपको पता ही है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सेविंग शिफ्ट होती है ऊपर की तरफ, इंटरेस्ट कम हो, कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग कम है तो लोग कम सेव करेंगे, नीचे शिफ्ट। टारगेट सेविंग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टारगेट सेविंग इज व्हेन यू सेविंग फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, मैं गाड़ी लेनी है, किचन बनाना है अपने घर का, कुछ भी अपना गार्डन सही करना है, तो लोग एक सर्टेन अमाउंट तक सेव करते हैं टू मीट दैट टारगेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो वो टारगेट जल्दी पूरा हो जाता है, तो इंटरेस्ट रेट राइज होने से टारगेट सेविंग नीचे हो जाती है। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस वन? स्लाइटली ट्रिकी। आपने 1 लाख रुपए जमा करना था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, वो 1 लाख जल्दी जमा हो गया, आपने सेविंग निकाल ली बिकॉज आपका टारगेट पूरा हो गया, आपने वो चीज खरीद ली, राइट। फ्यूचर कॉन्फिडेंस अगर हाई हो तो सेविंग कम, कम हो तो सेविंग ज्यादा। सबको समझ आ गया है बेटे ये सेविंग तक हमारा? मैं करवा क्या रहा हूं आपको, कंजम्पशन करवा दी, अब ये सेविंग पहला विड्रॉल करवाया, अब टैक्सेस दूसरा विड्रॉल, टैक्सेस आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, एमपीटी ऑफ बाय, हालांकि इसमें कुछ होता है जो ऑटोनमस टैक्स जो हम नेसेसिटीज पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन ए लेवल। तो टैक्सेस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टैक्स इनटू नेशनल इनकम, जीरो से स्टार्ट होगा ऊपर तरफ जाएगा डिपेंडिंग ऑन एमपीटी। अगर ज़्यादा एडिशनल इनकम का टैक्स में गवर्नमेंट ले रही है तो ये स्टीप हो जाएगा ऊपर तरफ पिवटल शिफ्ट, और अगर कम ले रही है तो नीचे की तरफ पिवटल शिफ्ट। इंपोर्ट फंक्शन जी ये भी एक ऑटोनमस है, विड्रॉल आखिरी विड्रॉल हमारी जीरो से स्टार्ट होगा, इंपोर्ट फंक्शन ऊपर तरफ जाएगा, जितनी नेशनल इनकम बढ़ रही है उतनी इंपोर्ट्स ज़्यादा, अगर एम पी एम ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, और एडिशनल इनकम का कम स्पेंड कर रहे हैं इंपोर्ट पे तो ये फ्लैट हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स, हमारा पहला इंजेक्शन हमने स्टार्ट किया, दे हैव नो लिंक विद डोमेस्टिक नेशनल इनकम, इनका ताल्लुक फॉरेनर्स की इनकम से, तो ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन है, नेशनल इनकम का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये ऑटोनमस इंजेक्शन है, इंड्यूस्ड नहीं है। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वही हैं जी, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुआ तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इंपोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उसका। ये सबको क्लियर है या मैं पढ़ दूं एक बार, बता दें मुझे, या आपने एएस में पढ़े हुए हैं? क्लियर है सर। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? मैं रोक रहा हूं, एक बार देख लें बस। ओके मेरे बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दूसरा हमारा इंजेक्शन, गवर्नमेंट किस तरह स्पेंड करती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, करंट एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग है, बार बार सैलरीज देने अपने मिलिट्री की, पुलिस की, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स वगैरह की, मेडिसिन उनकी, यूनिफॉर्म्स वगैरह, ये करंट एक्सपेंडिचर है। डेट इंटरेस्ट, जैसे पाकिस्तान ने बहुत बड़ा लोन लिया हुआ तो हमें अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा उस लोन को डेट सर्विस करने में लग रहा है, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग के 3 मेजर फॉर्म्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट्स पे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, और करंट एक्सपेंडिचर जो सैलरीज, मेडिसिन, यूनिफॉर्म्स वगैरह, बिजनेसेस के जो गवर्नमेंट ने ऑफिस सप्लाईज वगैरह लेनी है अपने, वो चीज़ें। डेट इंटरेस्ट जो लोन हम पे कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट पे, ये है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसका भी मेरा बेटा नेशनल इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, नेशनल इनकम ज़्यादा हो या कम गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे असर नहीं पड़ता, ऑल्दो रिसेशन और ग्रोथ में थोड़ा सा इस पर असर पड़ेगा, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो शिफ्ट कैसे होगा जी? नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर ज़्यादा है ऊपर चला जाएगा, पॉलिटिकल रीजन इलेक्शन पास हुआ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, रिसेशन आया तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी ऊपर शिफ्ट होगा, ग्रोथ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स में स्पेंडिंग ज़्यादा ऊपर शिफ्ट, पीस टाइम्स में नीचे शिफ्ट। I know I'm loading you up with a lot of information, but the idea is कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, आप लोग बार बार पॉज करके अपने सुकून से समझ लीजिएगा। आई एम हैविंग एन आइडिया कि काफ़ी हद तक काफ़ी बच्चों को अभी समझ आ रहा है, ओवर बेरिंग तो नहीं हो रहा, अभी हैव लेस टाइम, तो मैं चाह रहा हूँ आज ख़त्म कर दें इसको, ये कम से कम ये वाला। सर वो टैक्स, जी सर जो टैक्सेस की लाइन है वो ओरिजिन से आएगी? टैक्सेस कौन से? हाँ, बिकॉज उसमें हम सर ऑटोनमस टैक्सेस, टैक्सेस नहीं ले रहे,
उसमें हम ऑटोनोमस टैक्सेस सर नहीं तो ले फिर रहे, जो इस तरह आएगी जी। तो सर जो G0 और MPTY के बीच में जो गैप होएगा वो फिर सरप्लस होएगा। दोबारा बोलें, सॉरी। सर जो G0 और MPTY के बीच में गैप आएगा, G0 कौन सा? वो ट्रायंगुलर सा, वो सर G0 जो वो लाइन है, G is equals to G0। गवर्नमेंट स्पेंड, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, वो गवर्नमेंट का बजट सरप्लस या डेफिसिट हमें पता लग जाएगा। यस यू राइट, यही कह रहे थे ना? ठीक है सर। या अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने कर लिया। आखिरी इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट का, थोड़ा सा इसको समझिएगा। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में क्या होती है जी? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल गुड्स पे स्क्रू ड्राइवर से लेके रोड्स, फैक्ट्रियां वगैरह सब कुछ, ठीक है। एनीथिंग मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ये वो डेफिनेशन जो कैपिटल की है। रेजिडेंशियल हाउसेज भी जो नए बने हुए हैं वो कैपिटल इकोनॉमिक्स मानती है, क्योंकि उनसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरेट होते हैं। थर्ड जी, स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स बाय रिटेल कंपनी, अल्फतेह स्टोर के पास जो रिटेल स्टॉक पड़ा हुआ है वो उसका कैपिटल, उसको प्रोडक्शन में मदद दे रही है सर्विस प्रोड्यूस करने में। सो तीन तरह के कैपिटल हैं। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो सबसे बड़ा हिस्सा है कैपिटल का, यानी मशीनरी, रोड्स, स्क्रू ड्राइवर से लेके शिप ब्रेकिंग प्लांट तक हर तरह की मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर। रेजिडेंशियल हाउसेज भी नए बने हों, ब्रांड न्यू, तो ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। स्टॉक्स फिनिश गुड्स का जो रिटेल कंपनी के पास होता है। क्लियर हो गया ये कैपिटल की फॉर्म्स? ओके जी। यस सर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इस पे सवाल आ जाता होता है। नाम को आराम आराम से समझते हैं। मार्जिनल मींस एडिशनल, एफिशिएंसी मींस रिटर्न, हाउ मच इट अर्न्स ऑफ कैपिटल, यानी कि मशीनरी वगैरह। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपने एक मशीन खरीदी, कितना पैसा आपको वो कमा के दे सकती है थ्रू इट्स प्रोडक्शन। इंटरेस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब तक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट रेट जो उसकी कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और अगर एमईसी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम है कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, तो इन्वेस्टमेंट गिरेगी। अब इसका लिंक देख लेते हैं जी। जब एमईसी इंटरेस्ट रेट के बराबर हो तो इक्विलिब्रियम है, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट वाई एक्सिस पे है, वाई नेशनल इनकम एक्स एक्सिस पे है। पहले इंटरेस्ट रेट था आईआर पे, उससे पहले पहले एमईसी कर्व ऊपर था, आईआर से एमयू वाला कर्व हम प्राइस के मुकाबले में देखते थे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, आय तक आई। फिर अगर इंटरेस्ट रेट आईआर जीरो पे जाता है, नीचे जाता है, तो ए टू बी, फिर एमईसी ज्यादा है कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो ज्यादा कैपिटल लगाएंगे। इसका जो बैकवर्ड बेंड है, थोड़ा सा कुब निकल रहा है, इसका कॉन्वेक्स ओरिजिन है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व का, उसकी वजह डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल है। समझ आ गई बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है और इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है कैपिटल के लिए। तो जितनी देर एमईसी इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जब बराबर हो जाए तो ऑप्टिमम हो जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट गिरा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो ये इसका बिहेवियर है। इसका बैकवर्ड बैंड इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल व्हेन टू मच कैपिटल इज शेयर्ड बाय टू लिटिल लेबर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये शिफ्ट भी होगा अगर नेशनल इनकम के अलावा और कोई फैक्टर होगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, फर्म्स इन्वेस्ट करेंगी, राइट पे शिफ्ट। चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल महंगा हुआ है तो लेफ्ट पे शिफ्ट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बड़ी अच्छी हैं, हालात अच्छे जा रहे हैं, जब पाकिस्तान में इस वक्त ब्लीक हुए हैं तो लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है हमारा एमईसी। सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट देती है तो कैपिटल के ऊपर तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। स्किल्ड लेबर हो जाए, वो बेहतर मशीनें यूज कर सकेंगे, फर्म्स नई मशीनें लेंगी, राइट पे शिफ्ट। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? फिर आज इसी पे आपको छोड़ता हूँ। कहते हैं तो 5-6 पेजेस हैं वो करवा दूं, है वो बहुत टफ वाला पार्ट, आप लोगों की मर्जी है। खामोशी विल मीन आई स्टार्ट द अदर टॉपिक, बता दे मुझे, इसी का एंड करा दूंगा। अगर ओवर बेरिंग नहीं हुआ तो कर लेते हैं। थैंक यू, लेट्स कीप गोइंग। ये है जी, ओ तो कुछ और निकला हुआ है, चले मैं जल्दी से वो खोल लेता हूँ अपना दूसरा डॉक्यूमेंट, पार्ट 2। सिर्फ 5-6 पेजेस का है, टफ है लेकिन कोई इतना नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और तसल्ली से। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हम कई मॉडल्स के थ्रू देखते हैं। एक है जी हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड ही समझ लो इसको।
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कर्व लगा हुआ है जी, ए ई सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हम 45 डिग्री लाइन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 45 डिग्री लाइन इन दोनों को हाफ में डिवाइड करती है इस कर्व को, और हर पॉइंट पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू वाई, जो एक्स एक्सेस पे है नेशनल इनकम। जितनी देर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम से ऊपर है वाई जीरो से पहले पहले, जैसे वाई टू पे देखो सी टू डी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, इन्वेस्टमेंट फर्म्स बढ़ाएंगी क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्टॉक्स है, डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ई जीरो पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर किसी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नीचे है 0.51 पे नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम ज़्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, तो बेसिकली लोग ज़्यादा मांग रहे हैं चीज़ और सप्लाई कम है, तो अब इकोनॉमी लोग सॉरी इनकम ज़्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, तो अब इकोनॉमी श्रिंक करेगी वापस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ स्टॉक्स हो जाएगा, फर्म्स कट डाउन करेंगी प्रोडक्शन, वाई वन से वाई जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, जीडीपी गिरेगा और नेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। जरा देख लेते हैं। एट वाई टू aggregate expenditure function is above income, national income, shortage of stocks, production rises, unemployment reduces, national income rises to y0. At y1 aggregate expenditure is less than national income, surplus of stocks हो रहा है, ठीक है, यानी जो लोग डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है उनका वो नीचे है और नेशनल इनकम ऊपर है, यानी आउटपुट ज्यादा है, सरप्लस ऑफ स्टॉक्स हुआ, प्रोडक्शन गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगी, हत्ता कि नेशनल इनकम फॉल्स बैक टू वाई जीरो। बच्चों समझ आया है तो मैं दूसरे मॉडल पे जाऊं। आ गया सर। ओके, विड्रॉल एंड इंजेक्शन मॉडल। तीन विड्रॉल्स हैं ओपन इकोनॉमी में, एस प्लस टी प्लस एम, सेविंग्स टैक्सेस इंपोर्ट्स, तीन इंजेक्शन है, आई प्लस जी प्लस एक्स, तीनों इंजेक्शन ऑटोनमस हैं तो स्ट्रेट लाइन, और सेविंग्स टैक्सेस इंपोर्ट जीरो से नीचे से क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि डिस सेविंग वाला पार्ट अब ने लगाए जी, ई जीरो पे इक्विलिब्रियम है, उससे पहले देखो वाई वन पे इंजेक्शन ज्यादा हैं, विड्रॉल से हम ऊपर पढ़ के आए थे, डिसइक्विलिब्रियम है, अब इंजेक्शन ज्यादा होने से हमारी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इन अदर वर्ड्स इंजेक्शन ज्यादा है विड्रॉल से, तो इनकम ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट विड्रॉल्स बढ़ेंगी, वाई वन से वाई जीरो पे आके इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वाई टू नेशनल इनकम हो तो विड्रॉल ज़्यादा है इंजेक्शन से, अब नेशनल इनकम गिरेगी क्योंकि लोग कम टैक्सेस दे सकेंगे, कम इंपोर्ट कर सकेंगे, तो विड्रॉल्स कम होंगी, वापस ई जीरो पे। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो? सर एक बार फिर कर देंगे। श्योर बेटे। विड्रॉल्स क्या है, जो विड्रॉ हो रही हैं इकोनॉमी से, सर्कुलर फ्लो से, इंजेक्शन जो इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो इंजेक्ट हो रहे हैं फ्लो में, इंजेक्शन आर आई प्लस जी प्लस एक्स, जीरो साथ क्यों लगा, ये प्लान्ड हैं तो इसलिए सबस्क्रिप्ट लगा दिया है, एस प्लस टी प्लस एम विड्रॉल्स हैं। वाई जीरो से पहले पहले वाई वन पे विड्रॉल्स कम थे, इंजेक्शन ज्यादा थे, नेशनल इनकम बेटे बढ़ेगी इंजेक्शन की वजह से, फिर एज अ रिजल्ट सेविंग टैक्सेस इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और वाई जीरो पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वाई टू पे विड्रॉल ज्यादा थे इंजेक्शन से, नेशनल इनकम गिरेगी और फिर सेविंग टैक्सेस इंपोर्ट्स ऑन द कर्व कम होंगी, ई जीरो पे दोबारा इक्विलिब्रियम, जो हम पीछे थ्योरेटिकली पढ़ के आए थे। इंशाल्लाह क्लियर हुआ है या मजीद थोड़ी एक्सप्लेनेशन? क्लियर है सर। ओके, एनीवन एनी क्वेश्चन जी? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझ लो तो आपका बहुत आसानी, मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से करा रहा हूँ। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी कैप, केन्जियन क्रॉस डायग्राम जरा समझते हैं। केन्स के मुताबिक हर इकोनॉमी का एक फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी उसका पीपीसी, तो वाई एफ पे जो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है ये उसका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इकोनॉमी अबव फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है केन्स के मुताबिक एंड बिलो भी, जबकि मॉनिटर्स कहते थे इकोनॉमी हमेशा अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। अब हमने असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन लगाया, ए ई सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और 45 डिग्री लाइन लगाई जहां पे ए ई और वाई बराबर होंगे। अगर तो दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो ना ही इन्फ्लेशनरी गैप है ना डिफ्लेशनरी, इकोनॉमी फुल इक्विलिब्रियम में, हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर भी उतना है जितना नेशनल इनकम की लाइन है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अलबत्ता अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा या कम हो कंपेयर टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट,
तो फिर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स आएंगे। ये देखें जी, इन्फ्लेशनरी गैप में आपने बस दो चीज़ें समझनी है। पहले बेसिक समझ लो, 45 डिग्री लाइन क्या शो कर रही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम बराबर है हर पॉइंट पे। असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा है AEE, हमारा इक्विलिब्रियम है यहाँ पे EE पे, YE नेशनल इनकम। ये अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो तो हम यहाँ पे होंगे। इस वक्त इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, तीन तीन शिफ्टें चल रही हैं मशीनरी की। गवर्नमेंट को इन्फ्लेशनरी गैप फेस करना पड़ रहा है, देयर इज टू मच स्पेंडिंग कंपेयर टू द कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड बढ़े जा रही है कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन आ रही है। अब आपसे दो तरह के वो क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा जी हाउ मच इज द इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप या इन्फ्लेशनरी गैप, आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे यूं स्ट्रेट दोनों के दरमियान में डिस्टेंस D to EF ये बोल दोगे। अगर कहता है कितना इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप है तो YE to YF आउटपुट वाली लाइन से बता दो। देखो हम हैं इधर इक्विलिब्रियम में EE पे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो एक्चुअल है AEE वो यहाँ पे है, कट कर रहा नेशनल 45 डिग्री लाइन को। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये था YF, हम उससे बहुत आगे हैं। तो बेसिकली D to EF इन्फ्लेशनरी गैप हुआ है जिस वजह से महंगाई आ रही है, और अगर गवर्नमेंट इसको कम करना चाहती है तो D to EF एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व को नीचे AEF पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप कितना है, YE to YF। समझ आ गया, ये दो चीजें आपने जज करनी होंगी। आर यू क्लियर या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए? क्लियर है सर। ओके जी, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने, आप देख लीजिएगा। डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है YF पे, यहाँ इस वाली स्ट्रेट लाइन पे हमारा असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम EE पे है, नेशनल इनकम YE इक्विलिब्रियम में, लेकिन इकोनॉमी अंडर परफॉर्म कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल YF पे है, देयर इज अ डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देखना। EF to A डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप है, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी टू गेट टू फुल एम्प्लॉयमेंट, पहले केस में कम करनी पड़ेगी, और इसको डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप टॉक भी बोलते हैं। अगर डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप पूछे तो YE to YF नेशनल इनकम वाली लाइन आउटपुट लाइन से देखो। अगर डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप पूछे तो A to EF कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाने के लिए हमें कितना स्पेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को, A to EF, ताकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व ऊपर शिफ्ट हो और हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम में आए। आपको ये बनाना नहीं है, सिर्फ इंटरप्रेट करना है। ऑल क्लियर बच्चों? चलें जी, स्पीड में ख़त्म ही करते हैं। डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप, अब इंजेक्शन विड्रॉल मॉडल है, ये WJ लिखा हुआ है, हमारे इंजेक्शन हैं जी J पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये YF, ये स्ट्रेट लाइन, हम उससे पीछे हैं। Y0 से YF डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप है, A to EF डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप है, गवर्नमेंट को A से EF स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि इंजेक्शन J से J1 पे जाएं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम आए। उसी का छोटा भाई है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप्स को। सिर्फ ये मॉडल डॉग एंड नॉग वाला है, नेगेटिव आउटपुट गैप एंड डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप्स को बोलते हैं। समझ आ गया बच्चों? ओके, आई एम श्योर कई बच्चे सो चुके हैं। एनीवेज लेट्स सी, आखिरी जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है LRAS 0, हम पीछे हैं, AD हमारा जहाँ पे है इक्विलिब्रियम E1 पे, और नेगेटिव आउटपुट गैप है Y1 से YF, गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी थ्रू मोर स्पेंडिंग, कितनी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी A to EF, और नेगेटिव आउटपुट गैप Y1 to YF, ये सिर्फ पूछता है वो आपसे। क्लियर है? ये तो सिंपल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल है। इस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पीछे है, इकोनॉमी ओवरहीटेड है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है AD पे, इक्विलिब्रियम E1 प्राइस लेवल ज़्यादा, पॉजिटिव आउटपुट गैप Y1 to YF है, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी चाहिए, AD लेफ्ट पे शिफ्ट हो ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे EF पे हमारा इक्विलिब्रियम आए। तो हमने दो चीज़ें जज करनी है, इसमें गवर्नमेंट को कितनी स्पेंडिंग कम, अच्छा मैं लेबल नहीं कर सका ऊपर, कहीं यहाँ पे ना एक लेबल होना चाहिए था इन दोनों के बीच में, EF से लेके यहाँ पे A होना चाहिए था।
तो वो स्पेंडिंग कम करनी चाहिए और पॉजिटिव आउटपुट गैप कितना कम करना चाहिए, Y1 to YF। क्लियर बच्चों? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? जी बेटे इल्सा क्या कह रहे हो? सर मैं फिजा हूँ। जी फिजा, इन्फ्लेशनरी गैप ही होगा ना ये वाला ये ग्राफ हाँ में? ये इन्फ्लेशनरी गैप ही है, बिल्कुल पॉजिटिव आउटपुट गैप इन्फ्लेशनरी गैप, लेकिन एडीएस मॉडल में इसको हम वो नहीं बोलते। ठीक है, इंशाल्लाह ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है YF, वो जो स्ट्रेट कर्व जा रहा है। हमारा एग्रीगेट डिमांड सर वो एडी, नेगेटिव, हाँ सॉरी सर नेगेटिव आउटपुट गैप वाले से उधर से स्टार्ट कराऊं। यस सर। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो हमारा पीपीसी कहाँ पे है, LRAS 0, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई 0। हमारा एग्रीगेट डिमांड पीछे है E1 पे, इक्विलिब्रियम है Y1 पे, हम नेगेटिव आउटपुट गैप Y1 से YF तक है। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग A से EF बढ़ानी पड़ेगी ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े और हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाए। ठीक हो गया? यस सर। ओके, और ये देखो इस केस में इकोनॉमी ओवरहीटेड है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल YF है, हम Y1 पे हैं। एडी को गवर्नमेंट को लेफ्ट पे शिफ्ट करवाना पड़ेगा, स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वी हैव अ पॉजिटिव आउटपुट गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो अच्छा हिम्मत है तो मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर करवा के बस करूं या कल करा दूं, मुझे प्लीज बता दें। सर कल। आई अंडरस्टैंड बस हो गई होती बच्चों की इस क्लास में। अच्छा जी, मैं इसको रोक रहा हूँ क्लास को, बच्चे चले कुछ ना कुछ तो आ ही गए थे, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट मेक श्योर आई सेव इट।